जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 महीनों का ही वक्त बचा है और ऐसे में तमाम पार्टियां और तमाम गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर मेलजोल बढ़ा रही हैं। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे वक्त में यह जरूरी हो जाता है इस बात पर नजर रखना कि आखिर कौन सा नेता किससे मिल रहा है और पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। तो इसी कड़ी में महाराष्ट्र की सियासत में एक सवाल खड़ा हुआ है कि बीजेपी और राज ठाकरे के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि कल के दिन यानी कि मंगलवार की रात एमएनएस के 3 नेता बाला नांदगांवकर, संदीप देशपांडे और नितिन सरदेसाई, इन तीनों नेताओं की गुपचुप मुलाकात हुई बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। लेकिन यह मुलाकात छुपी हुई नहीं रह पाई। पत्रकारों को भनक लग गई और मीटिंग की खबर लीक हो गई। अब माना जा रहा है कि यह मीटिंग हो रही है किसी तरह के गठजोड़ को लेकर कि राज ठाकरे की एमएनएस बीजेपी के साथ किसी प्रकार का गठबंधन कर ले। राज ठाकरे लगातार अपनी पार्टी की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। अब तक राज ठाकरे ने जितने भी चुनाव लड़े 2009 से लेकर के अब तक किसी के साथ गठबंधन करके उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। एकला चालो रे की नीति अपनाई, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो 2-3 चीजें राज ठाकरे ने बदली हैं। दरअसल दर्शकों, 2005 में शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे ने जब अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस, तो उसके लिए उन्होंने अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की तरह ही मुद्दा अपनाया था मराठीवाद का, मराठी माणूस का, कि मराठी माणूस को रोजगार मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में मराठी माणूस के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 60 के दशक में बाला साहेब ठाकरे ने भी इसी एजेंडे के साथ शिवसेना की स्थापना की थी। लेकिन 80 के दशक आते आते बाला साहब ठाकरे को पता चला कि जो मराठी का मुद्दा है वो पार्टी को मुंबई और ठाणे से बाहर नहीं बढ़ा रहा। अगर वो चाहते हैं कि शिवसेना एक राज्यव्यापी, महाराष्ट्र व्यापी पार्टी बने या कल को जाके देशव्यापी पार्टी बने, तो इसके लिए इस मुद्दे से ऊपर उठना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर दूसरा मुद्दा अपनाया 80 के दशक में, हिंदुत्ववाद का मुद्दा। और शिवसेना के ऊपर मुहर लग गई कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है। जब 1984 में मुंबई से सटे भिवंडी में दंगे हुए, तो दंगे हिंदू मुस्लिम दंगे थे और वहीं से शिवसेना के ऊपर मुहर लगी कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन है। फिर बीजेपी के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही उसका गठजोड़ हुआ, शिवसेना ने समर्थन जताया। 1989 में जब बीजेपी ने तय किया अपने पालमपुर अधिवेशन में कि राम मंदिर के मुद्दे को जमीनी स्तर पर शुरू किया जाएगा, तो फिर बाला साहब ठाकरे ने भी उसमें अपनी सहमति जता दी और इसका फायदा भी हुआ शिवसेना को। 1995 में महाराष्ट्र की सत्ता में पहली बार शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार आई। अब राज ठाकरे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। राज ठाकरे ने मराठीवाद का तो मुद्दा अपना लिया। 2009 में उनके लिए मुद्दा काम भी कर गया कि पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और 2009 के विधानसभा चुनाव में उनके 13 विधायक चुन के आ गए। हालांकि 288 विधानसभा सीटों के सामने 13 विधायकों की संख्या काफी कम है, लेकिन उन्होंने खाता तो खोल दिया था अपनी पार्टी का। इन 13 विधायकों को चुने जाने के अलावा हुआ यह था कि जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने शिवसेना के खिलाफ प्रचार किया, अपने भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रचार किया, उससे कई जगहों पर शिवसेना की हार हुई, शिवसेना उम्मीदवारों की। और उस वक्त तो चर्चा यहां तक होने लग गई कि एमएनएस ही अब अगली असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे में वैसी आक्रामकता नहीं जैसी राज ठाकरे दिखा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पानी के बुलबुले जैसा असर था, पानी के बुलबुले जैसी कामयाबी थी। 2014 में जब अगले विधानसभा चुनाव हुए तो राज ठाकरे को सिर्फ एक ही सीट हासिल हो पाई। तब भी उन्होंने मराठी के मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 में फिर से विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, फिर भी एक ही सीट हासिल हो पाई। तो पार्टी का ग्रोथ नहीं हो रहा था, पार्टी बढ़ नहीं रही थी। फिर उसके बाद राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया और आत्ममंथन करके इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको भी मराठीवाद के मुद्दे से, प्रांतवाद, भाषावाद के मुद्दे से ऊपर उठकर, जैसे उनके चाचा ने किया था, बड़ा मुद्दा अपनाना पड़ेगा। और फिर 2020 की शुरुआत में
उन्होंने भी हिंदुत्ववाद अपना लिया। अब जब हिंदुत्ववाद अपना लिया तो अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता साबित करने के लिए भी काफी कुछ करना था। उनके कार्यकर्ताओं ने उनको हिंदू जननायक बोलना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने गर्मा गर्म मुद्दा भी उठाया मस्जिदों में लाउड स्पीकर का, उसका विरोध किया और कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान दी जाएगी तो फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसको लेकर काफी बवाल भी मचा था, लेकिन इससे उन्हें अपनी हिंदुत्ववादी छवि पैदा करने में एक मदद मिली। अब जैसे हिंदुत्ववाद को लेकर अविभाजित शिवसेना और बीजेपी साथ आई थी, उसी हिंदुत्ववाद को लेकर अब एमएनएस भी बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर रही है। यही सियासी गलियारों में बातचीत चल रही। और ये जो मीटिंग हुई इन एमएनएस के 3 नेताओं और देवेंद्र फडणवीस के बीच, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि ऑलरेडी पहले से ही महायुति में 3-3 घटक दल हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, फिर अजीत पवार वाली एनसीपी, अब तो असली एनसीपी अजीत पवार को ही माना जाएगा, चुनाव आयोग ने भी मोहर लगा दी है तो एनसीपी है, और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। तो जब इन तीनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा होगा तो एमएनएस को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? हो सकता है कि ये जो बातचीत हो रही है, गठबंधन हो रहा है, ये लोकसभा चुनाव को लेकर ना हो, विधानसभा चुनाव, इसी साल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही हो। क्योंकि राज ठाकरे वैसे भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं लोकसभा के चुनाव लड़ने में। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे सिर्फ शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ, बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। हालांकि यहां पर एक दिलचस्प बात यह भी हुई थी कि 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को टारगेट करने के लिए रैलियां लेनी शुरू कर दी थी, जो कि इस वाक्य से फेमस हुई थी, लाओ रे तो वीडियो, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वीडियो दिखाए जाते थे और बताया जाता था कि कैसे मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि राज ठाकरे को ईडी से एक सम्मन भिजवा दिया गया, राज ठाकरे 8-9 घंटे ईडी के दफ्तर में जाकर बैठ गए और फिर उसके बाद मुहिम वही खत्म हो गई। अब बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है और देखना होगा कि इस बातचीत से निकलकर क्या सामने आता है। हालांकि यहां पर एक जानकारी मैं आपको यह भी दे दूं कि हाल ही में एक बैठक हुई थी एमएनएस की, उसमें यह तय हुआ था कि 14 सीटों पर एमएनएस अपने उम्मीदवार उतारेगी लोकसभा की। तो उन सीटों को लेकर क्या कोई चर्चा होती है? क्या कुछ सीटें बीजेपी या महायुति छोड़ती है एमएनएस के लिए, या फिर एमएनएस पूरी तरह से इन चुनाव से हट जाती है और विधानसभा चुनाव को लेकर कोई डील करती है? ये देखना दिलचस्प होगा, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।